नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। दिन दहाड़े कैसे बदमाशों के हौसले बुलंद है। पुलिस चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरेआम लोगों की हत्या कर उन्हें जानवरों की तरह फेंक कर फरार हो जाते हैं। गत दिवस ही सेक्टर 2 में नई पुलिस चौकी का उद्घाटन भी किया गया था, लेकिन सेक्टर 2 से ही बदमाश एक व्यापारी को हथियारों के बल पर अपहरण करके ले गए और उसकी हत्या कर शव को फेंक कर फरार हो गए। दिखाई दे रहा मृत पड़ा ये व्यक्ति तिगांव कस्बे में अपनी दुकान चलाता था और व्यापार करने के बाद देर रात अपने घर बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 में लौट रहा था। किसी ने एक गाड़ी आगे लगाकर गाड़ी को रुकवा लिया और कनपट्टी पर गन लगाकर उसका अपहरण करके ले गए। देर रात उसकी हत्या कर दी गई और शव को पथला विधानसभा क्षेत्र में फेंक कर फरार हो गए। मृतक के परिजनों की मानिए तो वह देर रात अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था और उसी समय सेक्टर 2 में बदमाश उसको जबरन हथियारों के बल पर अपहरण करके ले गए और उसकी हत्या कर दी गई। उनकी किसी से कोई रंजिश भी नहीं है। वहीं थाना शहर बल्लभगढ़ पुलिस के एसएचओ सुदीप कुमार की माने तो उन्होंने हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कई टीम मामले की जांच कर रही है। घर के पास मोड़ है सेक्टर 2 का। उसमें जैसे उसने गाड़ी मोड़ी, वो इको गाड़ी आई आगे से, उसमें टक्कर मारी। टक्कर लगती रही, वो बाहर निकलते उनके कनपट्टे पे बंदूक रख दी। जीना जब्ती हुई। जब वो काबू नहीं हो रहा तो उन्हें हवाई फायरिंग करी। फायर करने के बाद वो थोड़ा ढीला था, आदमी पड़ जाता है। उसके बाद उनकी गाड़ी में बैठे। कौन लोग थे? नहीं, कुछ नहीं पता। कोई रंजिश नहीं है जी हमारा, आज तक ऐसे संबंध किसी से है नहीं। ना रंजिश तुम सोचेंगे नहीं ज़िंदगी में, किसी को मतलब ऐसे है। कोई फोन वगैरह भी आया था? नहीं जी, कोई फोन नहीं है। इसके ऊपर हमने दरख्वास्त ली कि आदेश मित्तल हैं जो तिगांव के अंदर जिनका काम है और यहाँ सेक्टर 2 में रहते हैं, उनके जो भांजे हैं उन्होंने मोहित ने ये कंप्लेंट दी थी। इसके ऊपर कार्रवाई की गई और पर्चा दर्ज किया गया किडनैपिंग का। और जिनकी डेड बॉडी सुबह 6 थाने के एरिया में मिली है, तो वहाँ से 302 का अभियोग इसके अंदर भी अंकित कर लिया गया और इसमें कार्रवाई अभी जारी है। किस चीज़ से हत्या हुई है सर? ये वो अभी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं यहाँ पे, डेड बॉडी यहाँ बीके हॉस्पिटल में। तो पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता लग पाएगा कि क्या चीज़ें यूज हुई। सर, प्रथम दृष्टया की बात करें तो क्या कोई आपसी रंजिश थी या किसी वजह से कुछ? नहीं, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अभी इन्वेस्टिगेशन इस संबंध में जारी है और क्राइम ब्रांच और बाकी और टीम्स भी इस संबंध में लगी हुई है और हम लोग इनके पोस्टमार्टम के लिए यहाँ मौजूद हैं और बाकी टीम्स इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं इसके। सर, कोई अपहरण जब हुआ कोई कॉल वगैरह आया था परिवार के पास क्या इस तरह का? नहीं, अभी परिवार ने किसी के ऊपर शक जाहिर नहीं करा है और उन्होंने अपनी कंप्लेंट दी है जिसके ऊपर एफआईआर लॉन्च कर दी गई। लगातार देश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर देश के अलग अलग राज्यों में कहीं नाइट कर्फ्यू तो कहीं वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। लेकिन बावजूद इसके कोरोना से लगातार अब मरने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और मृतकों के परिजन लगातार अस्पतालों पर इलाज में तरह तरह की लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। ताज़ा मामला दिल्ली से सटे फरीदाबाद का है, जहाँ एनआईटी फरीदाबाद के 5 नंबर स्थित एक निजी माधव हॉस्पिटल में एक कोरोना की मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने न केवल हंगामा किया बल्कि अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ भी की। इतना ही नहीं, मृतक के परिजनों ने अस्पताल की एक नर्स के साथ भी मारपीट की, जिसके चलते उसे काफी गंभीर चोटें आई हैं और उसे इलाज के लिए भर्ती किया गया है। फिलहाल मृतक के परिजनों की मौत के बाद अस्पताल में हुई तोड़फोड़ का वीडियो फरीदाबाद में वायरल हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। हिमांशु जी, हॉस्पिटल में आए हो, क्या बात है? मेरे चाचा यहाँ 3 दिन से सर भर्ती थे और आज सुबह 4 बजे एक्सपायर कर गए। एक्सपायर करने का रीज़न ये है कि सर देखिए, पहले चाचा कोविड हुआ था उनको। कोविड में आरएमएल में हमने 5 दिन से वहाँ भर्ती कराया था। आरएमएल में कोई भी वर्क नहीं हो रहा था, वहाँ सरकारी सस्ती वाली दवाई दी जा रही थी, नो इंजेक्शन, कुछ भी नहीं नथिंग। आरएमएल वालों ने परसों 2 दिन 3 दिन पहले उन्होंने बोला फाइनली कि आप बस केस के लिए थोड़ा प्रिपेयर रहिए और इनको बाहर एक प्राइवेट वेंटिलेशन का इंतजाम करके रखिए, बिकॉज हमारे पास कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, सारे बिजी हैं। हमने कहा चलो ठीक है, हम बाहर देख लेते हैं। इनका मुझे किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू इनका नंबर मिला हॉस्पिटल वाले का। इनसे मैंने बात की डॉक्टर से। डॉक्टर कह रहे हैं कि हाँ मेरे पास वेंटिलेटर है, बाई पैप समथिंग कुछ होता है, वो सारी चीज़ें हैं। रिटर्न में भी है इन्होंने दिया मुझे, कॉल रिकॉर्डिंग में मैंने की हुई है। मैं माधवपुर का डायरेक्टर होते हुए हमने सीएम ऑफिस स्किल हॉस्पिटल से उनके आदेशानुसार हम काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी में भी पेशेंटों को उचित इलाज देने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना का कोई इलाज नहीं बना है। फिर भी हम अपनी तरफ से जितना बेस्ट इलाज होता है उसकी हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसमें कोरोना महामारी में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है कि पेशेंट की कितने % इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, ये हम नहीं कह सकते। बाकी जो भी ट्रीटमेंट होता है हम अपनी तरफ से बेस्ट देने का कोशिश करते हैं। यहाँ जब आया था मरीज तो किस
किस कंडीशन में आया था? आपने क्या बताया था उन्हें कि उसकी हालत ख़राब है? मरीज के आने से पहले मरीज के प्राइवेट स्कूल संचालकों की कोरोना महामारी ने सबकी हालत खस्ता कर डाली है और ऐसे में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी भी जोरों शोरों पर है, जिससे तंग आकर आज अभिभावकों ने स्कूल को जाम कर दिया। अभिभावकों ने कहा कि उनके बच्चे कई सालों से स्कूल में पढ़ रहे हैं, ऐसे में उनसे एनुअल चार्ज लेना पूरी तरह से गलत है। एनुअल चार्ज और एडमिशन फीस नए विद्यार्थियों से ली जा सकती है। अभिभावकों का कहना है कि शिक्षा निर्देशालय का फीस को लेकर 18 अप्रैल को ऑर्डर जारी हुआ था, जिसमें लॉकडाउन के चलते निजी स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस लेने की बात कही थी, लेकिन स्कूलों ने मनमाने तरीके से फीस वसूलना शुरू कर दिया है। इस सबसे स्कूल का पेट भर नहीं रहा है कि आम जनता को और परेशान करने पर तुले हुए हैं। पिछले साल मैंने एडमिशन करवाया था उसका, उन्होंने बोला था कि 9th में एडमिशन चार्ज लग रहे हैं, 10th के बाद से 12th तक नहीं लगेंगे एडमिशन चार्ज। एडमिशन इस बार एनुअल चार्ज 12,100 रुपये लगाया है, मतलब टोटल फीस करके उन्होंने 17,500 का दिया है। और मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे हस्बैंड भी नहीं है। अब 17,500 रुपये मैं कहाँ से भरूँगी? लॉकडाउन में काम भी नहीं चल रहे हैं इंसान के, 2 से 4 दिन कंपनी में काम चलते हैं, वीकली ऑफ मिल जाती है। 3 दिन से ऐसे में छुट्टी करके बैठी हूँ, तबीयत ख़राब है मेरी। और मंथली फ़ीस इन्होंने 3,050 रुपये कर दिया। पिछले सीज़न के हिसाब से इन्होंने 500 रुपये बढ़ा दिए हैं मंथली फ़ीस। जब ऑनलाइन क्लास हो रही है फिर कितनी फीस किस चीज़ की? रेगुलर क्लास होते रहे तो फिर फीस देने में पेरेंट्स का नहीं प्रॉब्लम होती है। बात ये हो रही है कि ऑनलाइन क्लास हो गए, फीस इतनी बढ़ गई है, हमें दिक्कत इस बात की। स्कूल इस साल का एनुअल चार्ज जो है वो नहीं लेना चाहिए और वो ज़बरदस्ती उस चीज़ को ले रहे हैं। उनका कहना है कि एनुअल चार्ज पहले लिया जाए, उसके बाद ट्यूशन फीस ली जाएगी। सभी पेरेंट्स जो है मंथली ट्यूशन फीस देने के लिए एग्री हैं, क्योंकि बच्चे शुरू से ही स्कूल जाना बिल्कुल बंद हो रखा है। तो एनुअल चार्ज माफ़ किया जाए और कोरोना की वजह से सभी आदमियों की नौकरी भी छूटी हुई है या आधी तनख्वाह मिल रही है, तो फीस का जो पोर्शन इन्होंने बढ़ाया 25%, उसको माफ़ किया जाए। जो लास्ट ईयर फीस ट्यूशन फीस थी वही इस साल भी लेकर के बच्चों को पढ़ाया जाए। तो इस चीज़ के ऊपर जो है बोहरा साहब एग्री नहीं हो। इनके पास गए तो कि नहीं फीस भरनी पड़ेगी, अपने स्कूल से बच्चे को निकाल लो, नहीं भर सकते हो फीस। तो ये कोई तरीका थोड़ी है कि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, बोहरा पब्लिक स्कूल में है। ये रवैया अपनाया। हाँ जी, मैं इनसे नहीं हुई थी तो मैं मूलचंद शर्मा जी जो हैं मंत्री जी हैं उनके पास में गई थी, उन्होंने लिख के दे दिया था, तो इन्होंने आके मना कर दिया कि हम नहीं कुछ कर सकते। इन्होंने 3,000 मेरे करे हैं फी, 3,000 इन्होंने कम करे थे, 11,500 12,000 भरने थे मुझे। किताबें अलग हैं, उसमें से इन्होंने कही कि 3,000 कम कर दो, कि उससे ज़्यादा हम नहीं कुछ करते, अपने बच्चे को निकाल लो स्कूल में से। अब बच्चे को कहाँ निकाल के कौन कौन से स्कूल में हम उठा के ले जाएँ, कौन कर देगा हमें एडमिशन? मूलचंद शर्मा जी के इन्होंने लिख के दे देते हैं। तो चेयरमैन सर ने ये बोल दिया कि अप्रैल की फीस बाद में लेंगे, पहले एनुअल चार्ज लेंगे। सर अब ये बताओ, किसी का 1 बच्चा है, किसी के 2 बच्चे, मेरे 2 बच्चे हैं, 30,000 रुपये का बिल दे दिया बना के, नौकरी छूटी पड़ी है, कहाँ से 30,000 रुपये भरें? इसलिए सारे रिक्वेस्ट के लिए और फीस बढ़ा दी है। पिछली बार 2,400 रुपये फीस थी, अब के 3,000 रुपये कर दिए, 600 रुपये फीस बढ़ा दी है। प्रिंसिपल से मिले तो क्या? प्रिंसिपल सर मिले थे परसों और आज ताला बंद कर दिया। ताला खुलवाया तो उन्होंने बोहरा सर ने फ़ोन कर दिया, उन्होंने कह दिया कि एनुअल चार्ज भी देना पड़ेगा और फीस भी देनी पड़ेगी, नहीं तो अपना टीसी ले जाओ। दादागिरी मान रहे हैं। हाँ, वो मनमानी कर रहे हैं अपनी। और जो एनुअल चार्ज, सर हमारे बच्चे घर में हैं, बताओ एनुअल चार्ज किस चीज़ का एनुअल चार्ज होता है? हम मंथली फीस दे सकते हैं, मना नहीं कर रहे, कोई भी पेरेंट्स मंथली फीस देने के लिए मना नहीं कर रहा। ट्यूशन फीस लो, लेकिन वो कह रहे हैं पहले फीस बाद में ली जाएगी, पहले एनुअल चार्ज लिया जाएगा। अब बताओ सर, 30,000 रुपये मेरा खुद का 30,000 रुपये बना के दिया है, कहाँ से 30,000 रुपये दें? बताओ। 2020 का एनुअल चार्ज भी ले रहे हैं तो क्या आश्वासन मिला? हम ना अभी आए हैं सर, अभी मुलाकात। से बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों को ठीक करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी से संक्रमितों का इलाज करने के लिए प्लाज्मा डोनर की जरूरत है, जिसको लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी लोगों को जागरूक कर रही है और प्लाज्मा डोनेशन के लिए लोगों से अपील भी कर रही है। रेड क्रॉस सोसाइटी के इंचार्ज विकास ने बताया कि शुरुआत में
लोगों को प्लाज्मा किया, लेकिन जैसे जैसे कोरोना का प्रभाव कम होता गया लोगों ने प्लाज्मा डोनेट करना कम कर दिया। जिले में 3 प्लाज्मा बैंक, ESI मेडिकल कॉलेज, रेड क्रॉस सोसाइटी और एक निजी ब्लड कैंप है। बीमारी बढ़ने के साथ प्लाज्मा डोनेट करने वालों की संख्या कम हो गई है और मांग काफ़ी बढ़ गई है। अब स्थिति ये हो गई है कि सभी प्लाज्मा बैंकों में 10 से 12 यूनिट प्लाज्मा रह गया है। लोगों में जागरूकता लाने और मरीजों की जान बचाने के लिए अतिरिक्त निदेशक दिनेश निर्वाण ने स्वयं प्लाज्मा डोनेट किया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना से बचाव के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी हमेशा अग्रणी रही है। इसी कड़ी में रेड क्रॉस सोसाइटी कोरोना वैक्सीन कैंप को आयोजित कर रही है। कोरोना जिस प्रकार से अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है और काफ़ी सारे लोगों को रोज़ अपने चपेट में ले रहा है, हमारे ज़िले के अंदर लगभग 900 से लेकर 1000 केसेस तक रोज़ाना पॉजिटिव निकल रहे हैं। इसको देखते हुए समस्या जो है ये काफ़ी गंभीर है और हम लोग रेड क्रॉस की तरफ से हमारा यही प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो लोग 45 साल से ऊपर के लोग हैं उनको कोवैक्सीन जो हमारी भारत सरकार के द्वारा वैक्सीन निकली हुई है कोविड वैक्सीन, उससे हम उनको कवर करें। इसके अलावा जो है प्लाज्मा की डिमांड जो है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती चली जा रही है, तो उसके ऊपर भी हमारे जो साथीगण हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो इसके ऊपर लगे हुए हैं और हम लोग डेली जो रिकवर्ड पेशेंट हैं जिनको 28 दिन पूरे हो गए हैं उनको हम कांटेक्ट करते हैं और उनको मोटिवेट करके प्लाज्मा डोनेशन के लिए प्रेरित करते हैं और जिस हॉस्पिटल के अंदर प्लाज्मा की ज़रूरत होती है, जिस पेशेंट को प्लाज्मा की ज़रूरत होती है, वहाँ तक उनको भिजवाने का काम कर रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की। अभी से पुलिस की निष्क्रियता कहें या कुछ और, रेवाड़ी में इन दिनों अपराधी इस कदर बेखौफ हो चले हैं कि उनमें पुलिस का कोई खौफ ही नजर नहीं आता और अब आमजन और व्यापारी ही नहीं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी खतरे में दिखाई पड़ रहा है तथा व्यापारियों पर हमले का गवाह बन चुके रेवाड़ी शहर में अब पत्रकार भी अपराधियों के निशाने पर हैं। इसी के चलते रेवाड़ी में बदमाशों ने फिर से अलग अलग स्थानों पर 2 वारदातों को अंजाम दे डाला, जिनमें एक व्यापारी और एक पत्रकार बुरी तरह घायल हो चुके हैं। दोनों घायलों को उपचार के लिए रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पहली घटना सुबह करीब 4 बजे की है, जब जैनाबाद का रहने वाला पत्रकार संजय कुमार अपनी बाइक पर सवार होकर डहीना बस स्टैंड स्थित एजेंसी से अखबार लेने के लिए आ रहा था। रास्ते में पीछे से 2 बाइक पर सवार आ रहे 4 बदमाशों ने उस पर तेजधार हथियार से हमला बोल दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पत्रकार बुरी तरह घायल अवस्था में जैसे तैसे पुलिस चौकी तक पहुंचा। पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। वहीं दूसरी घटना शहर के व्यस्ततम बावल रोड की है, जहां एक दवा व्यापारी सुबह सवेरे दुकान जाने के लिए अपने घर से निकला था। जैसे ही वह सचिवालय के निकट पहुंचा तो बदमाशों ने बंदूक की बट मार कर उसे घायल कर दिया और उसके हाथ से थैला छीन कर फरार हो गए। 5-6 दिन में मुलाकात की पत्रकार से हम लोग। देखिए, ज़्यादा चोट है संजय भाई के, आपराधिक किस्म के लोग हैं, उनको जल्दी गिरफ्तार करेंगे और इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है। किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आने देंगे और आपराधिक तत्वों को तुरंत गिरफ्तार करेंगे। मैंने अभी एसपी से बात भी करी, किसी तरह का कोई बचना नहीं चाहिए। दूसरा, अभी हमारे एक दादाजी को सुबह ही चोट मारी है, क्योंकि अभी तक ये सारे अपराधी लगभग पकड़े गए हैं, कोई बचा नहीं और ये भी मैं समझता हूँ शाम तक पकड़े जाएंगे सब। तो सर, ये 4 बजे की घटना है, नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। क्या शिकायत मिली अभी आपको संजय पत्रकार द्वारा? संजय पत्रकार है जन्नाबाद गांव से जी। सुबह 4 बजे पत्रकार अपने कोई अखबार वगैरह लेने के लिए जन्नाबाद गांव से कहीं आ रहा था। 4 बाइक पे लड़के आए और उसकी कुल्हाड़ी लाठी डंडों से उसके ऊपर हाथों को चोट पहुँचाई है। काफ़ी चोट है संजय को। उसने अपनी स्टेटमेंट दरखास्त दी है, हमें FIR दर्ज। एमकॉम की छात्रा का पीछा कर छेड़छाड़ करने का मामला प्रकाश में आया है। शहर थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। शहर थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि पीड़िता छात्र ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह एमकॉम की पढ़ाई कर रही है। दरबार कुआं निवासी देवेंद्र प्रकाश पिछले 2-3 वर्षों से पीछा कर उसे परेशान कर रहा है, जिसके खिलाफ कई बार शिकायत भी की गई है, लेकिन पीड़िता ने अपनी माता पिता की शर्म से शिकायत पर समझौता कर लिया। लेकिन वेद प्रकाश अपनी आदतों से बाज नहीं आया। गत 15 अप्रैल को वेद प्रकाश ने पहले पीड़िता के पास फोन किया और उसका पीछा किया, छेड़छाड़ की उसके साथ। और पीड़िता के विरोध करने पर वेद प्रकाश ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से अदालत के अनुसार उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
रहने वाली उसके साथ अपना आरोपी है वेद प्रकाश सर्वपाल किशन, उसका पीछा करता था, उसको परेशान करता था। उसने हमारे पास कंप्लेंट दी, कंप्लेंट पे हमने मुकदमा दर्ज कर दिया और उसकी लड़के गिरफ्तार करके तफ्तीश कर रहे हैं और आरोपी को जेल भेज दिया गया। ऐसा भी मामला है सर, पहले शिकायत दी, राजीनामा हुआ इनका कोई? हाँ, उस आई थी सामने बात इनकी, कहीं पर राजीनामा वगैरह हुआ है, पर अब लड़की ने दरखास्त दी, अब भी मेरा पीछा करता है, मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के चलते व्यापार मंडल व नगर परिषद द्वारा शहर को सैनिटाइज किया गया। इसी के साथ फैसला लिया गया कि प्रत्येक रविवार को बाजार की सभी दुकानों को बंद रखा जाएगा और साफ सफाई के साथ साथ पूरे शहर को सैनिटाइज किया जाएगा, जिससे कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। कोविड-19 की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे के अंदर पलवल में 40 नए कोरोना केस पॉजिटिव पाए गए हैं। पलवल में अब तक कोरोना की वजह से 37 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए व्यापार मंडल ने बाजार के सभी दुकानदारों से आह्वान किया था कि वह रविवार के दिन अपनी दुकानों को बंद रखें, जिससे कि शहर में लोगों का आवागमन न हो सके। व्यापार मंडल के आह्वान को मानते हुए शहर के सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बंद रखा। मार्केट को बंद देखते हुए नगर परिषद द्वारा शहर को सैनिटाइज किया गया। व्यापार मंडल के प्रधान बलराम गुप्ता व नगर परिषद चेयरमैन सहयोगी अविनाश शर्मा ने बताया कि कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है और शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। प्रत्येक रविवार को मार्केट को बंद रख सैनिटाइज का कार्य किया जाएगा। बाजार बंद करने से ही कोरोना को हम दूर नहीं भगा सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो हमारा प्रयास है कि कोरोना के प्रकोप को इस प्रयास से हम कम कर सकते हैं। पूरे बाज़ार को एक दिन कम से कम सैनिटाइजेशन मिल जाता है, पूरे बाज़ार की एक दिन सफाई हो जाती है। और ये तो कोरोना है, चलो कोरोना में तो हमें बंद रख रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि एक दिन बाज़ार को वैसे भी बंद रखा जाना चाहिए, जिससे अपने बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ व्यापारी समय दे सके। तो आज जो ये व्यापारियों ने मिलकर प्रयास किया है, मैं इस प्रयास के लिए उनका धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें अपना एक दिन बाजार बंद करके योगदान दिया है। और मेरा मानना है कि इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा कोरोना पे और लोगों को जीना आ जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से यदि बाजार बंद रहेगा तो सैनिटाइज भी अच्छे ढंग से होगा। ये व्यापार मंडल ने एक बहुत बड़ी इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। यदि संडे को इस तरह चलता रहेगा तो हम कराते रहेंगे, लेकिन मैं संडे को नहीं, मैं बीच बीच में भी हम कराएंगे। लेकिन यह जब अच्छा हो पाता है, जब सारी दुकानें बंद रहेंगी, तो मैं इसके लिए तो व्यापार मंडल का दिल से बहुत बहुत आह्वान और अपील करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि इसको चलाते रहें और हम सैनिटाइज कराते रहें। क्या लक्ष्य रखा है आपने, कहाँ सैनिटाइज किया जाएगा? देखिए, हम पूरे पलवल शहर की तमाम मार्केट, मेन बाजार की मार्केट हो गई, रसूलपुर रोड की, कैंप की, कॉलोनी की, रेलवे रोड की, माल गोदाम की। पलवल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड्स के नेतृत्व में कोविड-19 जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर मुख्य न्याय दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पीयूष शर्मा तथा हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड्स के राज्य कमिश्नर श्री प्रशांत शर्मा भी मौजूद थे। मुख्य न्याय दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पीयूष शर्मा ने कहा कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर चल रही है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रति लोगों ने एहतियात बरतना कम कर दिया है। लोगों को कोविड-19 के संक्रमण के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई है। रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है कि घर से निकलते समय मास्क अवश्य पहने, सामाजिक दूरी का अवश्य पालन करें, हाथों को साबुन व सैनिटाइजर से साफ करें। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव भी एकमात्र उपाय है। वैक्सीनेशन के साथ साथ लोगों को स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का अवश्य पालन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम द्वारा लोगों को मास्क, सैनिटाइजर निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। जो आज हम निकाल रहे हैं कोविड प्रिवेंशन के लिए निकाल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कोविड की अब दूसरी लहर ने देश को जकड़ रखा है और लोग भी लापरवाह हो गए हैं। तो ये जागरूकता फैलाने के लिए कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहिए, उसके लिए आज DLSA पलवल ने हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के साथ मिलकर ये जागरूकता रैली निकाली। क्या मैसेज दिया जा रहा है सर? इसमें यही मैसेज दिया जा रहा है कि कोविड से बचाव ही एकमात्र उपाय है। अगर आप वैक्सीनेशन भी लगवा रहे हैं तो भी आपको सारी जो प्रिकॉशंस हैं वो लेनी है। 2 गज की दूरी बनाए रखनी है, मास्क हमेशा पहनना है, अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, तभी इस महामारी से हम बच सकते हैं। सर, क्या लोगों को इसमें जागरूक करने के साथ साथ सैनिटाइजर, मास्क या फिर हाँ जी, हमारी टीम है इसके अंदर, जो DLSA पलवल की तरफ से वकील साहब हैं
उनको हमने मास्क उपलब्ध करवाए हैं, हैंड सैनिटाइजर्स उपलब्ध करवाए हैं, कोविड प्रिवेंशन के जो पैम्पलेट्स। गांव लालवा स्थित स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान हुए विवाद में एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया, जबकि उसके साथी को डंडों से पीट कर घायल कर दिया। घायल युवक को उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। शहर थाना पुलिस ने मामले में पीड़ित की शिकायत पर 2 नामजद व 5-6 अन्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पलवल के नागरिक अस्पताल में उपचाराधीन घायल मोहल्ला निवासी 20 वर्षीय रजत ने बताया कि वह अपने साथी योगेश के साथ गाँव लालवा स्थित स्विमिंग पूल में नहाने के लिए गया था। नहाने के बाद कपड़े पहनते समय कुछ युवकों ने कपड़े चोरी करने का आरोप लगाते हुए रजत व उसके साथी के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। मौके पर हुई गाली गलौज के बाद वहां मौजूद लोगों ने मामले को शांत करा दिया, जिसके बाद गांव लालवा से रजत अपने साथी के साथ बाइक पर सवार होकर पलवल स्थित अपने घर के लिए लौटने लगा। मनकोला रोड स्थित चर्च के समीप उक्त युवकों ने रजत की बाइक को रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान रजत के सीने व पीठ पर चाकू से कई बार किए गए और उसके साथी के साथ भी पिटाई कर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर नामजद अन्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्दी सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बस उनके कपड़ों को झगड़ा हुआ था नहीं कि तुम कपड़े चुरा लिए, उन्होंने कपड़े चेक कर लिया भाई, तो कपड़े चुराए तो पहले 2 जने थे हम बाइक पे और पीछे से आके हम पे हमला कर दिया 2 जनों पे। उसमें मार लगाई, मेरे तलवार और छुरी लेके चढ़ गई, हाथ काटे, मुँह बहुत तेज मारा उन्होंने, फिर मार के मुँह वहीं छोड़ के वो बच गए। अच्छा, कितने लोग थे, किस किस चीज़ से हमला किया आप पर? 8 जने, एक तलवार थी, छुरी थी, वो था उनके। अच्छा, ये जो कपड़ों को लेकर आपकी बहस हुई थी, ये किस जगह हुई थी? ये दे रही थी तुमने हमारे कपड़े चुराए, कपड़े क्या चुराते हैं, हमारे कपड़े चुराने की चीज़ होती है। किस जगह बहस हुई थी इसको? स्विमिंग पूल पे। आप स्विमिंग पूल नहाने के लिए गए? नहाने के लिए थे। वो भी नहाने के लिए आ गए? उसने फ़ोन करके और बुला लिए थे अपने साथ के बालक। अच्छा, ये जो 8 लोग आप बता रहे हो, इनमें से नाम जानते हो किसी का? नाम नहीं जाना भैया, क्या करें, किसी को नहीं जानते। कितने? हाँ सर, बताओगे कल चाकू वगैरह चले थे, क्या मामला था? कल लगभग 2-2:30 बजे कंट्रोल अपने हरियाणा अपने कंट्रोल रूम से वीटी आई थी कि भाई चर्च पलवल रोड पर चर्च के सामने 2 पक्षों में झगड़ा हो गया और वहाँ चक्कुओं से किसी को चक्कू मार दिया। जो हम सरकारी हॉस्पिटल में पहुँचे तो वहाँ हमें रजत नाम के लड़के ने एक कंप्लेंट दी है, जिसमें उसने 2 आदमी बाई नेम और 5-6 अन्य नाम लिखवाए, जिन्होंने बताया कि भाई हम लालवा गांव में स्विमिंग पूल में नहाने के लिए गए थे और वहाँ हमारी किसी बात पर थोड़ी बहुत वैसी कहासुनी हुई थी, तो रास्ते में उन्होंने हमें रोक के मारा पीटा, चक्कू मारे, मुकदमा दर्ज कर लिया। चले बात करेंगे करनाल की। करनाल के आर.के. पुरम गली नंबर 5 में एक व्यक्ति का शव घर में मिलने से सनसनी फैल गई। शव कई दिन पुराना है। व्यक्ति ITI कॉलेज में सीनियर पद से रिटायर्ड है और अकेले घर में रहते थे। पुलिस और FCL टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। 85 साल के बुजुर्ग व्यक्ति का शव एक घर से बरामद हुआ है। शव गली सड़ी हालत में मिला है। सबकी हालत देखकर लग रहा है कि शव कई दिनों पुराना है। दरअसल करनाल के आर.के. पुरम में एक गली में एक घर से कई दिनों से गंध आ रही थी। आसपास के लोग इकट्ठा हुए, घर को खोलकर देखा तो दोनों तरफ से घर बंद था। पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस और लोग घर की छत से कूद कर गए तो देखा अंदर बलदेव सिंह का शव बेड पर पड़ा हुआ है। कई दिनों से घर के आसपास पड़ोस के लोगों को कोई हलचल भी नहीं दिखाई दी थी। वहीं बलदेव सिंह अकेले घर में रहते थे। उनकी पत्नी और एक बेटी किसी दूसरे राज्य में रहते थे। पुलिस द्वारा सबको कब्जे में लिया गया और जांच शुरू कर दी है। मौत किन कारणों से हुई है ये पता नहीं चला है, लेकिन एक बुजुर्ग का अकेले अपने परिवार के लोगों से दूर हमें फिर से समाज का वो आईना दिखाता है जो हमारे लिए बुरा है, क्योंकि हम रिश्तों को तोड़कर पैसे और नाम के फेर में दूर रहने लग जाते हैं और हमारे बुजुर्ग घर में अकेले दम तोड़ देते हैं। घूमते मंडी चक्कर काटते ताकि कई दिन से स्मेल आ रही थी यहाँ पे, तो हमें ये नहीं पता पाया कहाँ से आ रही है, लेकिन हमारे जो पीछे रहते हैं तो उनको उनसे ऊपर से ओपन है बिल्कुल, तो उनको कुछ ज़्यादा आती है। मक्खियाँ भी काफ़ी दिन से बहुत हो रही थी, तो उन्होंने आज ये जान पुलिस को बुलाया के लिए भाई अंदर स्मेल आ रही है। तो पुलिस इंचार्ज आए हैं तो देख रहे हैं अंदर क्या कुछ है, तो उन्हें देखा अंदर जाके की बॉडी मिली है। कह रहे हैं हफ्ते से शायद हो सकता है कि तो बलदेव सिंह जी थे, यहीं रहते थे? हाँ जी, बलदेव सिंह परिवार के लोग जो अभी अकेले रहते थे। इनके परिवार वाले इनसे अलग रहते थे, इनकी वाइफ भी अलग रहती थी, उनका लड़का एक छोटा, एक लड़का यहाँ पे रहता है जो वो भी अलग रहता था। पूरे में मकान है, उसमें बड़ी स्मेल आ रही है, तो मौके पर वहाँ तो आगे से मकान ये बंद था। हम बैक साइड से कूद के गए हैं दीवार फांद करके अंदर, तो देखा अंदर जाके कमरे में एक लगभग 60 साल के बुजुर्ग हैं जो दीवान पे लेटे हुए हैं सीधे, और डेड बॉडी उनकी काफ़ी फुली हुई है।
उन्हें घर वालों को सूचित कर दिया गया है। उनका बड़ा बेटा आ गया, छोटा बेटा और उनकी वाइफ आने लग रही है पंजाब से। तो जैसे ही स्टेटमेंट लिखवाएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। FSL टीम को बुला लिया गया है। मौत कैसे हुई है, कुछ स्पष्ट हो पाया है? सर अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी तो ये लग रहा है कि बता रहे हैं, कुछ जो पड़ोसी बता रहे हैं कि डिप्रेशन में रहे शायद। मकान दोनों दरवाजे अंदर से बंद कर रखे हैं, बैक साइड से भी बंद था, तो हो सकता है डिप्रेशन में हो। बॉडी पुरानी है मतलब करनाल के सेक्टर 12 में योगा ग्राउंड में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और सांसद संजय भाटिया समेत कई लोग पहुंचे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों को हरियाणा सरकार का सहयोग करना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में करनाल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। किसानों की तरफ से कार्यक्रम का विरोध न हो इसलिए पुलिस के भी कड़े बंदोबस्त किए गए थे। वहीं कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कंवरपाल, सांसद संजय भाटिया ने अम्बेडकर के जीवन पर चलने की राह दिखाई और उनके जीवन से जुड़े हुए किस्सों की बात की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने स्कूल बंद किए हैं, निजी स्कूल संचालक इसका विरोध कर रहे हैं, ये गलत है, उनको सरकार का सहयोग करना चाहिए। कंवरपाल ने कहा कि मौजूद स्थिति कोरोना को लेकर गंभीर है, नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, भविष्य में क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, पर कोशिश है कि लॉकडाउन ना लगे। बड़े दिनों में क्या हो सकता है तो मैं 100% तो नहीं कह सकता, तो उस परमात्मा ने पता क्या हो सकता है, लेकिन हमारा प्रयास है कि लॉकडाउन ना लगे। नाइट कर्फ्यू तो लगी रहा है इस टाइम, वीकेंड जो है वो तो लगा हुआ है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है और मुझे पूरी उम्मीद है कि समाज इसमें पूरा सहयोग करेगा। और समाज को केवल ये नहीं देखना कि सरकार क्या कह रही है, समाज भी अपने आप जिम्मेदार है। सरकार भी समाज ने ही तो बनाई, उसी की तो सरकार है। सरकार भी जो कह रही है, समाज हम जब मिलके काम करेंगे तो निश्चित तौर से संचालकों ने विरोध किया कि स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। देखिए, जिन्होंने किया बिल्कुल गलत किया। अब जिस प्रकार की परिस्थितियां पूरे देश में बनी हुई, सबसे पहले स्कूल हमने शुरू किए और सबसे बाद में स्कूल हमने ही बंद किए, हमारा पूरा प्रयास रहा। लेकिन परिस्थितियां इस प्रकार की है कि इसमें खतरा बहुत था, इसलिए हमने स्कूल बंद किया। तो मैं समझता हूँ अगर कोई इस प्रकार की बात करता है तो गलत। दुष्यंत चौटाला ने कल पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि किसानों से फिर से वार्ता की जाए ताकि वहां पर। BVM न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज। नमस्कार।